नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे अगले आधे घंटे। उदयपुर में कल से 3 दिन तक कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर करने जा रही है। पहली खबर इससे जुड़ी हुई। एक चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में है और इस शिविर में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी दिल्ली गए। रायपुर एयरपोर्ट पर अपने जाने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली से राजस्थान के उदयपुर के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ ट्रेन में वो जाने वाले हैं। चिंतन शिविर में 3 दिन के भीतर अलग अलग 6 हिस्सों में बातचीत होनी है, जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि और रोजगार, ये तमाम ऐसे विषय रहेंगे जिनके बारे में बातचीत होगी। राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले के संकेत पर कहा कि चिंतन शिविर में इस पर भी बात और फैसला हो सकता है। चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज गए हैं। सांसद दीपक बैज, ज्योत्सना महंत, छाया वर्मा रवाना हुए। दीपक बैज ने कहा कि बैठक में 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत होनी है। और दिल्ली में पूरे एआईसीसी के लोग राहुल जी के नेतृत्व में सब ट्रेन से बैठ के जाएंगे और रास्ते भर चर्चा भी होगी और कल से ही चिंतन शिविर की शुरुआत होगी और फिर अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, जिसमें डिस्कशन होगा। जो 400 डेलीगेट आएंगे उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा और 6 विषय है जिसमें चर्चा होगी। कांग्रेस की बड़ी बैठक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जो लगातार 13, 14, 15 3 दिन चलेगी। तो निश्चित रूप से बहुत सारे इशू, बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा होगी। निश्चित रूप से वहां जाने के बाद पता चलेगा किस मुद्दे पे चर्चा होगी और क्या होगी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान आज दिया। उनका यह बयान परिवारवाद को लेकर के है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना है कि उदयपुर में जो कांग्रेस का चिंतन शिविर है, इसमें एक पार्टी एक टिकट, एक परिवार एक टिकट, इस विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बयान पर आगे भी लगातार बयान आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका क्या असर प्रदेश में होगा, ये बड़ा बहस का मुद्दा है। परिवार सबको प्यारा होता है, होना भी चाहिए, लेकिन अगर नेता राजनीति के मैदान में अपने परिवार का हित देखने लगे तो इसे ही परिवारवाद कहते हैं। देश की राजनीति में परिवारवाद का रोग कोई नया नहीं है। तकरीबन हर दल में किसी न किसी रूप में परिवारवाद देखा जा सकता है। कांग्रेस को परिवारवाद का प्रयास का सबसे बड़ा योगदान है और अब शायद कांग्रेस परिवारवाद के इस दाग को धोना चाहती है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। परिवार से एक टिकट की काफी चर्चा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अभी जब डिसीजन में सब कुछ आएगा सामने। परिवार से एक टिकट की काफी चर्चा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अभी जब डिसीजन में सब कुछ आएगा सामने। तो सुना आपने, उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर विचार होगा। ये महज एक बयान नहीं बल्कि कांग्रेस की बदलती कार्यशैली का प्रतीक भी है, जो कहीं न कहीं बीजेपी से प्रेरित लगती है। 2 दिन पहले ही बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो इशारा काफी है। बीजेपी का परिवारवाद के खिलाफ ये रुख हमेशा से रहा है। प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से बीजेपी में खलबली मच गई है, पर फिर भी बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर हावी दिखती है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह अलग है। परिवारवाद के खिलाफ कांग्रेस कभी खुलकर नहीं बोलती है, क्योंकि कांग्रेस के मूल में ही गांधी परिवार है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस में परिवारवाद हावी रहा। ऐसे में सवाल है कि क्या चिंतन शिविर में कांग्रेस वाकई परिवारवाद के खिलाफ एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर गंभीर मनन कर पाएगी? क्या कोई ठोस फैसला ले पाएगी? क्या कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि गांधी परिवार से इतर कोई दूसरे नेता को कमान मिले? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो मसला महत्वपूर्ण है। तमाम राष्ट्रीय दल इस बारे में अपनी पार्टियों के भीतर विचार कर रहे हैं। देखना होगा कांग्रेस के चिंतन में इसमें क्या निर्देश निकलता है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के रोजगार सहायकों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार सहायकों का मानदेय 5,000 रुपये और 6,000 रुपये से बढ़ाते हुए कलेक्टर दर के मुताबिक 9,540 रुपये कर दिया है। मानदेय बढ़ाने की घोषणा आज मुख्यमंत्री निवास दफ्तर पर मनरेगा के रोजगार सहायकों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद हुई। रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों के संबंध में मांगों पर राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन मिलने के बाद कोई फैसला होगा। IBC 24 ने आज शासकीय दफ्तरों का रियलिटी चेक किया, जहां कर्मचारियों की लेट लतीफी देखने को मिली। कार्यालय में पाया गया कि कर्मचारी समय से दफ्तर नहीं आते। अपने कार्यों के निपटारे के लिए आए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में अब 5 दिन ऑफिस आना है, 2 दिन की छुट्टी है। दफ्तर पहुंचने में देरी का नतीजा जाहिर तौर पर आम जनता को अधूरे काम और इंतजार के तौर पर भुगतना पड़ता है। कर्मचारियों की लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि ये चिंता वाली बात है। मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो देखेंगे इसको मुख्य सचिव और सब लोग देख रहे हैं और जहाँ आवश्यक होगी वहाँ पर कार्रवाई भी की जाएगी। खरीफ सीजन आने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी। सरकार ने सभी कलेक्टर्स को सहकारी समितियों से प्रति एकड़ 1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खरीदी के संबंध में पत्र भेजा है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच अब इस मुद्दे पर बहस है। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि कांग्रेस ने किसानों से किया एक भी वायदा पूरा नहीं किया। शुक्रवार को 5 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने वाली है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर सिर्फ वोट मांगती है। भाजपा को वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता समझ नहीं आ रही। सीएम ने कहा कि वर्मी खाद का लैब में टेस्ट होता है। किसानों के लिए वर्मी खाद उपयोगी साबित हो रही। भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। 2 रुपये किलो गोबर खरीद के 10 रुपये किलो में प्रति एकड़ अभी 3 बोरी खाद देने का जो प्रशासनिक दबाव है, उसके चलते प्रदेश के किसान हलाकान हैं और खाद लेने से मना कर रहे हैं। क्योंकि ये खाद पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन है। उनको समझ ही नहीं है, वो केवल गाय के नाम से वोट ले सकते हैं। गोबर खाद के बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जबकि हमारे पास सारे लेब है, लेब से टेस्ट हो रहा है। और दूसरा जिन किसानों ने उपयोग किया है उनसे पूछ लीजिए, वो तो उपयोग किए नहीं है। चलिए अब राजनांदगांव नगर निगम की बात करते हैं, जिसका आज बजट पेश किया भारी हंगामे के बीच में। राजनांदगांव नगर निगम में आज महापौर हेमा देशमुख ने निगम का बजट पेश किया। सत्र जो था काफी हंगामेदार रहा। शुरुआत में विपक्ष ने पेयजल संकट का मुद्दा उठाया और बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। महापौर गोबर से बने ब्रीफकेस में बजट लेकर आई। उन्होंने 465 करोड़ 79,90,000 रुपये का अनुमानित बजट पेश किया। ये दावा भी किया कि निगम की आर्थिक मजबूती, शहर के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होगा। उन्होंने कहा महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर देने की दिशा में इस बजट में कई प्रावधान हैं। सबसे बड़ा हिस्सा बजट का जो है अमृत मिशन और पानी सप्लाई, पानी के उससे लेकर के उसमें जितनी पानी से जुड़े हुए तकनीकी चीज़ें हैं, लेबर से लेकर के बहुत बड़ा हिस्सा बजट का उसमें जाता है। क्या हम लोग बजट से बाहर बात कर रहे हैं? महिलाओं को, युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने लिए यहाँ पे नगर निगम में प्रस्ताव रखा है, जिसको हम जल्द ही मूर्त देंगे। क्योंकि 2 साल कोरोना का था, हमारी सारी राशि उस समय कोरोना में लोगों को राहत सामग्री दिलाने और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या दवाई दिलाने में गया। लेकिन 1 वर्ष का हमारा ये आगे प्रगति के सोपाने पर जाएगा और लोगों को बहुत जल्दी सुविधाएं मिलेंगी। बिलासपुर हाईकोर्ट से निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने जीपी सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। जीपी सिंह तकरीबन 120 दिन से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। निलंबित आईपीएस जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। ईओडब्ल्यू की टीम ने उन्हें 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया। 18 जनवरी को विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके बाद से ही वे जेल में हैं।
निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद जीपी सिंह के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां भी उनको राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में ही सुनवाई करने का आदेश दिया। जमानत याचिका में जीपी सिंह ने वकील के द्वारा यह तर्क दिया कि ईडब्ल्यू की जांच पूरी हो चुकी है, जिसके बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है। मामले में अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, फिर भी उनको जेल में रखा गया है। और अब लोगों की उम्मीदों के साथ में किस तरह से खिलवाड़ हुआ और इसके बाद कैसे खुद आरडीए अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा, इसकी बात करते हैं। आरडीए के कमल विहार में प्लॉट के आवंटन में एक बड़ा खेल का खुलासा हुआ। सेक्टर 7B में टेंडर के नाम पर जिम्मेदारों ने रसूखदार व्यापारियों के बीच प्लॉट की बंदर बांट कर दी। 500 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज में डूबे आरडीए को इसमें करोड़ों की चपत लगी। रिपोर्ट देखें आप। कमल विहार सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लापरवाही के बाद अब कमर्शियल प्लॉट के आवंटन के नाम पर बड़े खेल के आरोप भी लग रहे हैं। IBC 24 के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उससे साफ पता चलता है कि कमल विहार के सेक्टर 7B में कमर्शियल प्लॉट बेचने के नाम पर रसूखदारों को फायदा पहुंचाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में मिली भगत से आरडीए को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही जरूरतमंद व्यापारियों को प्लॉट से वंचित भी रखा गया। आरडीए ने फरवरी 2021 में कमल विहार के सेक्टर 7B में व्यापारियों को 107 कमर्शियल प्लॉट ऑफसेट मूल्य 2680 रुपए में ही बेच दिए। इन प्लॉट की बिक्री के लिए अखबारों में कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया। आनन फानन में इन्हें चुनिंदा लोगों को बेच दिया गया। 107 प्लॉट के लिए सिर्फ 107 व्यापारियों ने ही निविदा डाली। सभी 107 व्यापारियों ने निविदा में एक ही रेट 2680 रुपए ही डाला। आरडीए का ऑफसेट मूल्य भी ठीक 2680 रुपया ही था। सभी 107 निविदा दाताओं को 107 प्लॉट आवंटित कर दिए गए। आरडीए ने जिन्हें प्लॉट बेचा उनको इस पर 5% की छूट दी गई। 500 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे आरडीए को 12 से 15 करोड़ का नुकसान हुआ। आरडीए के नवनियुक्त सीईओ चंद्रकांत वर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नियम के तहत कार्रवाई की गई है, लेकिन वो 107 लोगों की ओर से एक ही रेट डालने को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जबकि आरडीए अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने कहा कि वो शासन की ओर से जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो टेंडर में जो बेस प्राइस है उसके ऊपर से जो भी प्राइस आता है और जो हाईएस्ट बिडर रहता है तो हम उसे देने के लिए हम बाध्य हैं। और किसी अगर टेंडर में एक प्लॉट के लिए एक ही आवेदन आया है और हमारे ऑफसेट या बेस प्राइस से ऊपर है तो हम उसे देंगे ही। कमल विहार के सेक्टर बी के प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सेक्टर 7B में आरडीए ने कमर्शियल प्लॉट की कीमत 3,300 रुपए की बजाय 2,680 रुपए क्यों रखा? दूसरा सवाल, कमर्शियल प्लॉट के लिए विज्ञापन क्यों नहीं निकाले गए? तीसरा सवाल, 107 प्लॉट के लिए 107 लोगों ने ही निविदा कैसे भरी? चौथा सवाल, सभी 107 निविदा दाताओं ने 107 प्लॉट के टेंडर में एक ही रेट कैसे डाला? पांचवा सवाल, पहले से ही सस्ते में दिए जा रहे प्लॉट में 5% की अतिरिक्त छूट क्यों दी गई? इस मामले में आरडीए को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आरडीए के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने भी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जब सूचना आई थी तो बोर्ड में भी इस मामले को उठाया गया था संचालक मंडल में, जिसमें पूरी तरीके से समझाया गया कि किस प्रकार से किया गया है। पूरी पारदर्शिता है, पूरा नियमानुसार किया गया है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी इसमें नजर नहीं आती। मार्केट में कंपटीशन होता तो ये रेट ज्यादा हो सकते थे। जिस प्रकार से 2680 में बिका है वो 3,000 के ऊपर जा सकते थे। और आने वाली बैठक में हम लोग इस बात को पुरजोर तरीके से रखें कि मीडिया में इस प्रकार से आरडीए की छवि खराब हो रही है कि किस प्रकार एक ही रेट में 100 लोगों का जो है टेंडर डाला गया है। तो इसकी हम लोग पता लगा रहे हैं संचालक मंडल। आरडीए को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, शासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि इन प्रक्रियाओं के कारण आरडीए को कितना नुकसान हो रहा है। ये सरकार को समझने की आवश्यकता है ताकि सरकार को हानि न हो। एक रेट, बिना विज्ञापन के निविदा, प्लॉट और निविदा दाताओं की एक ही संख्या और प्लॉट में अतिरिक्त छूट। आरडीए के प्रशासकों के लिए सारी चीजें इत्तेफाक हो सकती हैं, लेकिन इतने सारे सवाल और संदेह का एक साथ जुड़ जाना इत्तेफाकन नहीं होता। कमल विहार के सेक्टर 7B में जो मामला फूटा है उसमें बड़े भ्रष्टाचार की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ज़रूरत है एक बड़ी जांच की, ताकि खुलासा हो कि इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल था। दूसरी बात,
जो जिम्मेदार दावा करते हैं कि वो आरडीओ को कर्ज से उबारने का प्रयास कर रहे हैं, इस मामले से तो लगता है कि आरडीओ का कर्ज तो दूर नहीं होगा, उल्टा ये संस्था और भी रसातल में चली जाएगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बस्तर की हसीन वादियां, खूबसूरत वादियां हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आज हॉट स्टार की वेब सीरीज की शूटिंग के लिए भी यहां कई सारे लोग पहुंचे हुए हैं। चित्रकूट वाटरफॉल के साथ मिचनार घाटी, तमड़ा घूमर, मेंदरी के मनोहारी लोकेशंस के ऊपर दूसरे दिन एक बार फिर शूटिंग करते लोग दिखे। बता दें आपको, वेब सीरीज की शूटिंग के लिए 200 लोगों का एक क्रू बस्तर पहुंचा हुआ है। वेब सीरीज के जरिए बस्तर के जंगल, पहाड़, जलप्रपात, इन सब की खूबसूरती अब देश दुनिया के कोने कोने तक जाएगी। साथ ही बस्तर के पर्यटन में सकारात्मक असर इसका दिखेगा। इस शूटिंग में जिला प्रशासन के साथ पर्यटन विभाग ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। दंडामी रिजॉर्ट के मैनेजर ने ये हमको बताया कि पर्यटन विभाग के द्वारा बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से छत्तीसगढ़ में शूटिंग करने के लिए संपर्क किया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ में बन रही फिल्म पॉलिसी का असर जल्दी ही देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा अनुभव है। जैसा कि यहाँ पर पहली बार इतनी बड़ी बैनर के तले शूटिंग हो रही है, तो काफ़ी एक्टिव हो गया अभी बॉलीवुड छत्तीसगढ़ को लेकर के। काफ़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पर। तो हम वेब सीरीज़ की शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे हॉट स्टार की, जो कि हम यहाँ पे अभी 2 दिन का शूट हमारा हुआ है यहाँ पे, जिसमें हमने वाटरफॉल दिखाया है और हम यहाँ के केव्स वगैरह दिखा रहे हैं और थोड़ा सा जंगल का पार्ट शूट कर रहे हैं। हम आशा रखते हैं कि हम दोबारा जरूर आएंगे यहाँ पे और अच्छे से इस चित्रकूट को हम बहुत प्रमोट करेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। आगे हैं मध्य प्रदेश की खबरें। नमस्कार।